हेलो मिस्टर यस सर, विकास। यस मैम। सर ऐसा देखा है इंटरव्यूज में कि टीचर्स बोलते हैं कि सर आप ये बिस्किट खा लीजिए, और वो फिर जैसे वो लेते हैं तो इंस्टेंटली क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट करते हैं। तो उसको कैसे टैकल करेंगे वहां पर? इन द प्लेस ऑफ इंटरव्यू। हाँ जी। यस यस, कि उन्होंने आपको चीज खाने को दी और आपने बाइट करी, इतने में उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे? इनका क्वेश्चन ये है आपसे, मैडम आप भी तो जी पीएचडी। जी। देखिए मैडम, पहली बात, अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर वहाँ हमें खाने के लिए कुछ ऑफर भी कर रहे हैं तो हमें बहुत पोलाइटली उसको मना करना, पहली बात तो, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए हम गए नहीं हैं। और तो उसको नो थैंक्स बोल देना है। और अगर बाई चांस हमने खा भी लिया है तो सिंपल सी बात है कि खाते हुए कभी जवाब नहीं दिया जाता। तो आपको खाते साथ बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। यू हैव टू फिनिश दैट बाइट, एंड उसके बाद आपको एक्सक्यूज करने के बाद आंसर देना जो भी सर देना। एक जैसे एक पर्सन था, वो गया, उसने फर्स्ट टाइम में मना कर दिया कि नहीं खाना है, बट दे इंसिस्ट यू कि नहीं आप खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी, एंड उसने एक बिस्किट खा के ले लिया मुंह में, इंस्टेंटली क्वेश्चन पे क्वेश्चन। और अगर उसने वही पहली गलती करी, पहली गलती उसने वही करी। आपको जब भी किसी बात पे इस फॉर्म में रहना है। पहली चीज, इंटरव्यू में अगर आपने कोई चीज मना की है तो सबसे पहले आपको फॉर्मिटी होनी ही चाहिए अपनी बात की। आपको यहाँ पे ये भी शो करना है कि भाई आपने अगर कोई चीज फॉर्मली कही है तो आप उस बात पे अडिग रहेंगे, आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैडम, कमन। सर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है और उसका बिहेवियर सीरियस है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे उसके behavior? शुभनिल, तुम दोगे इसका आंसर? तुम एक बार भी नहीं बोले। शुभनिल। मैम किस तरह सीरियस बोल रही है आप? पढ़ाई में सीरियस? सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, ऐसा हाँ, yes. कोई स्टूडेंट है उसका सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, व्हाट यू विल डू? उसको मैनेज कैसे हाउ विल यू मैनेज? First of all, I identify which type of negative emotions grown on him or her, and I try to guide and counseling those children and try to reduce the negative emotions, and also try to improve their positive emotions. Because I am a teacher, my duty is to boost up and increase the interest of the students. But if the negative emotions grow, have already grown in the students, which generally impose them to create the serious negative emotions. So guidance and counseling is the tools by which we can mitigate this problem. Okay, madam. Nisha, Manisha, are you listening me? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। मनीषा, कैसा लगा पीडी क्लासेस पर आपको? बहुत अच्छा लगा सर। 7 days बहुत अच्छा रहा आपका? यस सर। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? यस सर, मिस कर रहे हैं सर। ओके, ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट करो, मैं ये चाहूंगा, ठीक है ना? जैसे विजय मैडम, सोनी मैडम बिल्कुल ओके नहीं बोल सर। रहे आज, आबा भी, पूजा भी नहीं पूछ रहे। आप लोग पुटअप कीजिए क्वेश्चन, आपके सामने इतने इतने मेंबर्स है, देखिए। हाँ जी सर, मैं क्वेश्चन पूछने आते हैं और वो एंग्री है उस टाइम पे, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? बताइए विजय, सोनी, कोई आंसर दो हल्का। हाँ सर, मैं दूंगी। प्रश्न फिर से आप करिए, थोड़ा आवाज कोई कट के आ रही पेरेंट्स है वो एंग्री है मीटिंग में, है। मीटिंग में हाँ? एंग्री है वो, पेरेंट्स मीटिंग में, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? गुड, शी इज सर पहले तो गिविंग। टीचर के रूप में मैं अपने को बहुत शांत रखूंगी। हो सकता है उनको कुछ गलतफहमी हो गई हो जिसकी वजह से वो नाराज हो, तो उनसे शांत भाव में ही बात करने की कोशिश की जाएगी कि पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर हो सकता है कि उनका कुछ उचित समस्या हो, उसका समाधान किया जाएगा। अगर अनुचित होगा तो भी उनको बताया जाए कि आपको गलतफहमी हुई है। बाकी कुछ भी तो सॉरी बोला जा सकता है सर, अगर मेरे से गलती हुई है तो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बच्चे जाके घर पे कहते हैं कि टीचर ने मारा है, या मेरी बेटी के साथ भी होता है कि कहती है कि हमको टीचर ने आज खिलाया नहीं, तो हमको कंप्यूटर रूम में नहीं ले गए। तो एक पेरेंट के रूप में हम लोग भी नाराज होते हैं सर। लेकिन वहां जाने पर टीचर का वही बिहेवियर होता है कि शांत भाव से हम लोग की बातें सुन लेती हैं। बाय चांस मैम ना भी हो इस चीज से शांत, तो उसका नहीं, किसी भी चीज को शांति से ही समझाया जा सकता है। वहां पर वो लड़ने तो आएंगे नहीं। मैं उनकी गलतियों का समाधान जो भी है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैम मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, मैं एज ए टीचर मैं उनको बोलूंगी कि हम सिर्फ स्कूल में सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए नहीं आते, हम यहाँ पे बहुत मोरल वैल्यूज भी सीखने आते हैं। हम बच्चों को ये बताएंगे कि हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है हर माहौल में,
अच्छे माहौल में भी, बेकार माहौल में भी, अगर हमारे पास शॉर्टेज है किसी सोर्सेज की तो उसमें भी कैसे एडजस्ट करना है, उसके थ्रू मैम थोड़ा उनके पेरेंट्स को शांत करने का वेरी कोशिश गुड। करूँ। मनीषा, आपका हैंड रेज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, ये वैसे ही है। ठीक है। पता नहीं सर, फर्स्ट सोनी टाइम जी, ज्वाइन किया ना, तो पता नहीं है सर इतना। सोनी जी, रविंदर, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? सोनी मैडम। सोनी मैडम मनीषा मैम, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। चलिए जी, दीजिए जी Yes, मनीषा ma'am. जी। Good morning, sir. Good afternoon, sir. My name match my personality. I am prudent and competitive girl. I belong to Jind, which is also known as Heart of Haryana. I have done my BA and BPed in physical education with 75% from Kurukshetra University. मैम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए। No sir, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए। मैम मैं इसके बारे में पढ़ने वाली थी, अभी पढ़ा नहीं है मैम। सॉरी, मैंने ऐसे ही मैंने पूछ लिया सोचा था मैम। गुड यस गुड, मैम, एक्चुअली ये मैं पढ़ना क्वेश्चन चाहिए। करने वाली हूँ, आपने सही पूछा मैम। ये सही है, आप तैयार कर लीजिएगा। यस मैम, हार्ट करना ऑफ है मुझे। हरियाणा क्यों कहते हैं? पूछोगे? मैम हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा हरियाणा जिला बना था, राज्य बना था 1966 में, तो इस समय 7 जिले बने थे और सबसे छोटा जिला था जींद जिला। इसका जो क्षेत्रफल था 1207, पता नहीं मैम, इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब जितना क्षेत्रफल जब था तो अभी भी इतना एक क्षेत्रफल है इसका। इसके टुकड़े नहीं हुए मैम, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। और जो भी जिले हैं हरियाणा में, उनके टुकड़े हो चुके हैं मैम। वन क्वेश्चन मैडम वांट टू आस्क अवर न्यूकमर मैडम। यस, शाबाश ज्योति, किनसे पूछोगे? नाम पढ़िए आप। नहीं मैडम, एनीबॉडी नहीं है, सब एक साथ बोलेंगे। आप देखो नाम दिख रही है ना, आप किसी का भी नाम बोलिए। गर्ल्स में कोई भी मत बोलिए, आप इनको लड़वा देंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़ा करेंगे। जिनका कंप्लीट हो चुका है। ये भी नहीं मैडम, नाम बोलिए। नाम देखो, दिख रहे हैं आपको? तो मुझे पता नहीं, पता नहीं लगा, अब देखिए नाम दिख रहे हैं। मनीषा। हाँ हाँ, पूछिए। एज ए पीआरटी टीचर, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोल्ड और कफ से मतलब इन्फेक्टेड है और उसे नोजी आ रही है, कौन साफ करेगा? मनीषा, कोई बच्चा है छोटा और पीआरटी टीचर की क्लास है, चल रही है, और बच्चे को नोजी आ रही है, उसको कफ एंड कोल्ड है, तो नोजी आ रही है, तो क्या करेंगे आप? सॉरी सर, मैं पीआरटी नहीं हूँ। नहीं मैडम, हमें पता है आप फिजिकल के है, मगर जस्ट फॉर द नॉलेज। यस पूजा, आप बताइए। शाबाश, यू शुड बी वर्सेटाइल इन आंसरिंग। मैम वहाँ पे मेड होती है बच्चों के लिए, उनकी मतलब सुसु पोटी या नोजी साफ करने के लिए मेड होती है, हम उसको बुला के उसकी नोजी साफ करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं स्वयं उसकी नोजी साफ करूंगी। उसके हैंकी होगा तो हम साफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ना अवेलेबल, बहुत अच्छा। Sir, ना हो तो मैम ने कहना है वो खुद। sir, in this case, I tell the students to use masks, because at present adenovirus and different types of virus are generally spread from one child to another child. So it must use to mask, and sometimes I give marks from the school authority. मैडम इज सेइंग कि वैक्सीन वगैरह सब कुछ हुआ हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर जस्ट नोजी है। तो पूजा ने सही कहा है कि इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी बीइंग अ पीआरटी टीचर, आई शुड बी अ मदर आल्सो ओवर देयर। मींस हम कहने के लिए थोड़ी ना मदर और फादर है वहां पर, हमें अगर बोलना है तो हम लोगों नो को मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच में साफ कर सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, लाइक यू शुड बिहेव आल्सो। जब आप बोल रहे हो कि मैं ही माता मैं ही पिता, बिल्कुल गुड। यस, मोर क्वेश्चन। शाबाश, कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ नया? विजयलक्ष्मी मैम। मैम मैम पानीपत के 3 युद्ध हुए, वो पानीपत में ही क्यों हुए मैम? कहीं और क्यों नहीं हुए? मैम आप मुझसे पूछ रहे हो? यस मैम। मैम जैसे जिस मतलब बाबर आ रहा था उत्तर पश्चिम साइड से, जहाँ पे समरकंद था, तो उधर से पानीपत में क्या हुआ कि जैसे कि उस साइड से वो जैसे आ रहा था, पहले उन्होंने पेशावर का किया और उसके बाद उन्होंने भेरा वेरा का किया, तो लास्ट में आके जैसे कि जो भी हम, वैसे तो शासक दिल्ली में बैठे थे, लेकिन एक जो सिचुएशन बनती है तो वो पानीपत में ही बन रही थी। और वहाँ पे जो उस टाइम के शासक थे, जैसे कि शायद आदिल सूर था सेकंड में, फर्स्ट में इब्राहिम था। तो ऐसे करके ना मतलब जो सिचुएशन बनी थी, क्योंकि उन्होंने जो था हेमू था, उन्होंने इसकंदर खां और उनको वहां पे हटा दिया गया था, जो मुगल सूबेदार थे वहां पे, तो उनको उनकी गद्दी से
Yes, madam, come on. नाम बोलना। विकास सर, विकास, get ready. Yes, please. यस मैम। अगर हम एक ऐसे एरिया में जाते हैं जो थोड़ा बॉयज मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पर, और जो थोड़ा बॉयज डोमिनेंट एरिया है, और मैं अपनी क्लास में देखती हूँ कि जो बॉयज है वो गर्ल्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए सर? देखिए, एज अ टीचर जब आप किसी ऐसे कम्युनिटी में जाते हैं जहाँ पर ये पहले से जेंडर को लेकर चीजें होती हैं, तो वहां पर सबसे पहले हमें ना मोरल वैल्यू को सपोर्ट करना चाहिए। हमेशा उन स्टोरीज के साथ हमें डील करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की चीजें हुई हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हुई हैं जहाँ पे लड़कियों को सप्रेस किया गया है, तो उनको बॉयज की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टोरीज और ऐसे कुछ उदाहरण देने चाहिए ताकि हो। दूसरी बात है, कुछ ऐसे कंपटीशन होना चाहिए उनके बीच में जिससे जिनमें लड़के एक्चुअली सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो मानसिकता है, वो बच्चों की धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। सर चाहे अगर वो कंपटीशन कराएंगे तो वो लड़कों के ईगो को कहीं ना कहीं लगेगा, अगर लड़कियां उनसे आगे निकल गई तो उस केस में क्या करेंगे सर? नहीं, एक्चुअली ईगो वही तो समस्या है, ईगो की वाली प्रॉब्लम नहीं है। जब बच्चों को लगेगा तभी उनको एहसास होता है। बच्चों को देखकर नहीं, बच्चों को अगर लगेगा कि लड़कियां हमसे बेहतर हैं, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ, हमें इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और ऐसे और बहुत सारे सर सर एक बात और है कि सर इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। जी मैम, जी मैम। जैसे जो जेंडर गैप है, तो कभी भी लड़कों को ये नहीं मतलब एहसास होना कि हम हाई हैं, लड़कियां लो हैं। आप उनको एक ह्यूमन की तरह देखिए कि जैसे हम हैं वैसे वो हैं। तो अगर ये उनके बिहेवियर में आ जाएगा कि जैसे लड़के होते हैं, जितना हमको अधिकार है उतना उनको भी अधिकार है, तो ईगो प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। इसकी इसके शुरुआत अलावा उनके देखिए, पेरेंट्स और क्योंकि बड़े बच्चे होंगे तो हमें कुछ चीजें और भी एक्स्ट्रा एडिशनल उनको जानकारी देनी होगी, जैसे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन का जितने भी अपने अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो सबके लिए कॉमन है। तो इन सब चीजों को उनको एहसास कराना जरूरी हो जाएगा। सर मैं भी ऐड करना चाहूंगी सर, जो इम्पोर्टेंस हमारी उनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस एक गर्ल्स की है, वही इम्पोर्टेंस एक बॉयज की भी है। तो ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी मदर आपके घर में अगर काम ना करे तो आपको मतलब क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या इम्पोर्टेंस है आपकी उनके लाइफ में, तो वो भी बता सकते हैं। Yes, madam want to ask one Sir, question. Deepika, please sir. wait. Deepika, madam want to ask one question from पूजा मैम, मेरा आपसे पूजा। क्वेश्चन है। पूजा, get ready. हाँ जी। क्या 8 क्लास का कोई भी बच्चा है, क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी करता है, अग्रेसिव नेचर है उसका, टीचर से बिल्कुल ऐसा लगाओ कि किसी बात पे हाथापाई तक उतर जाता है, तो क्लास टीचर ऐसा क्यों बोलते हैं कि पीटी टीचर को बुलाओ या तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेके जाती हूँ? वो खुद क्यों नहीं हैंडल करते ऐसी सिचुएशन को? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं उस जगह होती तो मैं पहले सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती है, हाथापाई पर बात उतर जाती है, तो मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि प्रिंसिपल के पास जाना ही पड़ता है। पहले और तो मैम मतलब जो है एक को बुलाते हैं, अगर पीटी टीचर भी फीमेल है, वो आपसे भी कमजोर है, आप बाई हेल्थ अच्छे हो और वो आपसे भी कमजोर है, तो उन्हीं को क्यों बुलाते पीटी टीचर को? आप तो अपने क्लास में अपने बच्चों हाँ अटैच हो बच्चों से। मैम जो है मतलब हाँ जी अटैच है, लेकिन मैम जो चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे प्रिंसिपल अपनी जगह होता है, हेडमास्टर अपनी जगह होता है, वो उस चेयर के हिसाब से उसकी वो जो पावर है वो बढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन में मैं ठीक है मैम, ठीक है। Yes, yes, Sunny. एक्चुअली यहाँ पर लेकिन जिस हिसाब से चाइल्ड साइकोलॉजी काम जिस करती है, हिसाब से आप बता रहे हो तो टीचर के ऊपर ही होगा। मैम किरण मैम हाँ, उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन हैंडल हाँ, करने get ready. किरण मैम यस मैम, यस मैम। यस मैम, टीजीटी लेवल पे मतलब टीचर की कौन सी क्वालिटी बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो उससे मतलब आपस में फ्रेंडली फील करे? वहां पे कौन सी क्वालिटी मेन होती है वहां पे टीचर की? मैम उनसे पर्सनली अटैच होना और हर बच्चे पे फोकस करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे पूछना, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो आप किसी बच्चे से अटैच नहीं हो जाओगे ना, चाहते ही तो अटैच नहीं हो जाओगे। फर्स्ट थिंग क्या है? मैम अच्छा, फर्स्ट बार जा रहे हैं तो अगर आप पढ़ा रहे हो तो अगर आप स्माइल कर दोगे तो बच्चे, अगर बीच बीच में स्माइल कर दोगे तो बच्चे आपसे अपने आप अटैच हो जाएंगे मैम। Next. बिल्कुल सीरियस होके नहीं पढ़ना। सर पूजा मेरा मैम वो मैं
पूजा मैम वो मैं चली गई थी, तो उस पानीपत वाले का आप एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगा मैंने कोई सेटिस्फाइड आंसर मैं दिया बता था। सकती हूँ, क्योंकि पानीपत जो ऋतु है मैम, वहां पर वर्षा बहुत कम होती थी, इसलिए पानीपत का एरिया युद्ध के लिए चुना गया था मैम। और दूसरा, वहां पर कुशल हथियारों के जो कारीगर थे वो पानीपत में थे मैम, इसलिए पानीपत का एरिया चुना गया था मैम तीनों युद्ध के लिए। मैम तीनों युद्ध ओके बताना मैम, कब कब थैंक हुए यू। थे? यस ईशा ये तीनों युद्ध पूछ रहे बताइए। मैम पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, के बीच, हाँ, और दूसरा हुआ था मैम हैमो और अकबर के बीच, और और तीसरा अकबर के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और अहमद शाह अब्दाली के बीच, हाँ, बहुत अच्छा। विजय लक्ष्मी मैम, मैम ये बताइए कि हमारे जी, जो वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है? मैम जो ऑफलाइन बैठे हुए संस्कृत, हैं, वो मत बताना। संस्कृत है सबसे नो मैम, प्राचीन सभी भाषाओं की। हाँ, मैं बताऊं मैम, ब्राह्मी। पूरे वर्ल्ड की। हाँ बताइए, नहीं, गलत है मैम। हाँ बताइए, नहीं आप मैम बताइए। जो केवीएस पे 2023 में चर्चा हुई थी, उसमें इसका जिक्र हुआ था, तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है कि हमारी जो तमिल भाषा है वो सबसे विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। थैंक यू। मैंने पहले संस्कृत सोचा था, लेकिन विकास जब सर, मैंने देखा तो तमिल है। विकास सर, मैम आई थैंक यू। थिंक तमिल तो जी। संगम एज में आई थी, और हम उससे पहले से संस्कृत यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड जैसे की मैम, वैदिक वर्ल्ड की। वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, तो सबसे प्राचीन तो मैम वैदिक तमिल संस्कृति अभी तक की तमिल तो जानकारी से था, लेकिन द्राविड़ को द्राविड़ सेक्शन में है ना तमिल, और हमारा हाँ जो द्रविड़ से, संस्कृत है वो मागधी अपभ्रंश है। इंडो यूरोपियन से मागधी अपभ्रंश है, उससे संस्कृत, संस्कृत से बंगाली ये आया है। और तमिल हाँ तेलुगु वो ऐसे तो है। द्राविड़ सेक्शन का है। संस्कृत और हमारा जो संताल है वो ऑस्ट्रिक सेक्शन का है। सर मैंने पूरे वर्ल्ड की कहा है। वो द्राविड़ ही होगा। द्राविड़ तो साउथ इंडिया का है ना, द्राविड़ सेक्शन से द्राविड़ नहीं से ही जैसे तमिल आया है, तेलुगु आया ओके है। ओके मैम, समझ गए, वर्ल्ड की हो सकता है, हम शायद इंडिया के हो अकॉर्डिंग सकता बात है। कर रहे थे। हाँ, हाँ जी, इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैम। और धन्यवाद। मैम जो आपने फिजिकल एजुकेशन मैम दीपिका मैम ने एक क्वेश्चन कहा था कि डीपी को ही क्यों बुलाया जाता है, कि हर कुछ कॉलेज में लड़ाई हो या कुछ भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है, तो मैम सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरे स्कूल में डिसिप्लिन को बना के रखे। लेकिन मनीषा तो मैम, इसी नहीं मनीषा मैम, यही बताइए, अब क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, ये फिजिकल टीचर जाके थोड़ा ना देखेगा, अब क्लास में तो क्लास टीचर देखेगी ना वो स्टडी कर रही है। हाँ, तो मैम अगर मैम वो जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, जो जैसे मैम आप बोल्ड हो, तो एक फिजिकल एजुकेशन को भी बोल्ड होना पड़ता है, तो अगर ज्यादा लड़ाई अगर आगे बढ़ जाती है तो फिजिकल डीपी को भी बुलाना पड़ता है। अगर थोड़ी छोटी लड़ाई होती है तो मैम वो जो क्लास टीचर है वो हैंडल कर लेता है। हाँ जी, यस मैडम नीतू। मनीषा मैम, आजकल बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते, तो Well, टीचर की कैसे मानते? asking questions. तो मैम पैचे उनको कैसे जो डिसिप्लिन, कैसे रखोगे डिसिप्लिन में? मैम पहले तो ये है कि हमें खुद डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर जैसे मैम हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर थी, वो खुद डिसिप्लिन में रहती थी, तो अगर एक दिन ना सीखे तो दूसरे दिन या तीसरे दिन तो हम सीखेंगे कि अगर मैम ही डिसिप्लिन में है तो हमें भी रहना चाहिए। नहीं, अगर बच्चे हम एक चीज को दोबारा दोबारा देखते हैं तो हमें भी ये होता है कि ये देखो अगर इन मैम ने ये किया तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। हाँ जल्दी दीजिए, दे वोंट गिव यू चांस, आई नो। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन हम ला सकते हैं कि इंटरेस्ट को डेवलप करके, उनकी इंटरेस्ट की एक्टिविटी में एंगेज करके हम उनको डिसिप्लिन कर सकते हैं। ये भी अच्छा है। चाहे उन पे फोर्स, क्योंकि हमने जो भी एनएमपी में पढ़ा है उसमें ये दिखाया कि ना तो हम पनिश कर सकते, हाँ यस, इंटरेस्ट की जो चीजें बहुत अच्छा। डेवलप करके उनके अंदर उनको एंगेज करके उनमें डिसिप्लिन लाया जा सकता है। राइट, वेरी गुड मैम। ज्योति, वेरी गुड, कीप इट अप, ब्लेसिंग, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अलका मैम, यस अलका, गेट रेडी। अलका मैम आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? आपने टीचर ही क्यों चुना? मेरा टीचर बनने के कारण है कि पहला तो मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, जो मुझे बच्चों को सुनना, समझना और उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि टीचर के लिए ये बहुत अच्छा गुण है कि हम बच्चों को समझ पाते हैं और उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं, उन्हें सुलझा पाते हैं, उनके मनोभावों को समझ पाते हैं। मुझे लगता है मेरे अंदर वो गुण है कि मैं एक टीचर बनूं।
तो मैम इसलिए मैं टीचर बनी। ये वाकई है, want to add वाकई something? है इनके मैम अंदर। जो समस्याएं हैं ये चीजें तो हम घर पे भी टीचिंग एक सुलझा ऐसा लेंगे। प्रोसेस है मैम, मेरे हिसाब से टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस तो हो ही गया मैम, हमें भी थ्रू आउट द लाइफ सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैम मैंने टीचिंग से ऐसा देखा है कि जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है ना टीचिंग करके, कि हाँ हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ सिखाया है, वो सबसे मेन है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, ये भी एक टीचर बनने के लिए बहुत अच्छा है। विकास सर, विकास सर, जी सर मुझे आपकी जी एक हेल्प मैम। चाहिए थी सर। जैसे मेरे पास कंप्यूटर के हार्टोन्स के सर्टिफिकेट्स हैं, पर लेकिन बहुत सारा गैप होने की वजह से कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो सर आप 10 मिनट्स के लिए छोटे छोटे टिप्स जो हमसे मतलब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, एक्सेल से लेके, शीट से लेके, पावर पॉइंट से लेके, आप प्लीज इन क्लासेस में 5 मिनट्स के लिए वो एक एक क्वेश्चन डेली करा दिया करो अप टू द इंटरव्यू। नहीं, आप लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप कर दो ना, मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ। जी सर सर, है वहाँ सेम पर। तुम्हारी मेरी भी है। चलेगा? सर है वहाँ पर, और सर बहुत अच्छे सपोर्ट कर देंगे सर, नहीं जहाँ नहीं, मुझे आप जरूरत मुझे पड़ेगी फॉरवर्ड मैं कर बता देना दूंगा। विकास, क्योंकि नॉलेज तो आपको ही है ना यार कंप्यूटर में। देखो, और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सर को हाँ सारे सर, क्वेश्चन। देखिए आप भेज देंगे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करो, बाकी मैं इनसे लिस्ट मंगवा लूंगा अच्छे से। आप सुनने से सर ऐसा होता है ना, सुनने से हमारे याद रहता है, सही तो ग्रुप में थोड़ा डिस्कशन हो जाती है उसके बारे में, वो याद रहती है सर बात। यस, आज देखिए उसमें सबसे पहले आप जैसे आज एमएस वर्ड को मैं बता देता हूँ आपको कि एमएस वर्ड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इट इज अ वर्ड प्रोसेसर। इस वर्ड को कभी मत भूलिएगा, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। क्योंकि कई बार हम कहते हैं एडिटर है, कुछ भी है, तो अब इसका यूज जरूर समझ लीजिएगा, इसके यूज पढ़ के जाइएगा आप कि भाई एमएस वर्ड के यूज कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और खासतौर पर जो स्पेशल यूजेस होंगे ना, उन पे चर्चा करिएगा। उसमें पेज सेटअप क्या होते हैं, क्यों करते हैं, और शेयरिंग क्या होती है, सेव एज पीडीएफ क्या होते हैं, उसके जो नए फीचर्स हैं थोड़े से उसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से टूल हैं फॉर्मेटिंग के, तो वो अपन को पढ़ना पड़ेगा कि भाई फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट्स भी होते हैं, फॉर्मेटिंग में फॉन्ट्स भी होते हैं, फॉर्मेटिंग में स्टाइल्स भी होती हैं, फॉर्मेटिंग में कलर्स भी होते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होते हैं, और इसके अलावा जैसे कि वाटर मार्क है। तो ये सब चीज थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। ज्यादा टेस्ट में अपन से नहीं पूछेंगे क्योंकि हम लोग टीचर हैं, तो जो टीचिंग के लिए जरूरत है उसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ओके सर। है ना। और सर उसके आप व्यूज पूछेंगे कि क्वेश्चंस आप के जो फाइल जनरली बना के। नॉर्मल हाँ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नॉलेज से कंप्यूटर से पूछ सकते हैं जो, हाँ, वो आप सबसे बेसिक कंप्यूटर दे से दो। पूछेंगे, सभी से और पूछेंगे। सर अब जैसे मैं हूँ वर्तमान, तो मुझसे पता है कि मुझसे बेसिक कंप्यूटर मुझसे नहीं पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे हायर कंप्यूटर। नहीं लेकिन सर, आप हम सबसे वो बेसिक के लिए पूछ रहे हैं पूछेंगे। सर, हम बेसिक के लिए पूछ रहे हैं। आप प्लीज एक पीडीएफ जी क्वेश्चन की सर को दे दो, फिर हम सर से ले लेंगे वो। सर प्लीज इतनी हेल्प कर दीजिएगा। ओके मिस्टर विकास। मैं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाउ पारुल वांट टू आस्क समथिंग। यस पारुल, कम ऑन। सर मेरे को इंटरव्यू में पूछा था कि आपको कंप्यूटर जो पावर पॉइंट है, आपकी पीपीटी पूरी रेडी है, बट आपको फिर भी उसमें कुछ चीजें इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, देखिए पावर पॉइंट में जब भी कोई चीज इंसर्ट करनी होती है तो पहले हम इसके शॉर्टर स्लाइड शॉर्टर व्यू में चले जाएंगे। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि कौन कौन सी स्लाइड में हमें क्या इंसर्ट करना है। कई बार हमें स्लाइड भी इंसर्ट करनी पड़ सकती है बीच में, तो कई बार स्लाइड में एडिटिंग करनी हमने पड़ सकती पूछा था है। कि अगर आपको कोई स्लाइड ही इंसर्ट करनी है, फिर कैसे करोगे? तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें अपने सारे प्रेजेंटेशन को स्लाइड शॉर्टर व्यू में डालना है, और जहां भी हमें स्लाइड इंसर्ट करनी है उस स्लाइड को सेलेक्ट करके हमें फाइल में इंसर्ट मेन्यू पे चले जाना है और नई स्लाइड इंसर्ट कर देना है बस। और उसके बाद उसमें आप कस्टम एनिमेशन या फिर जो भी आपको प्रेजेंटेशन डालना है सिंपली ऐड कर सकते हैं। सनी वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज सनी, कम ऑन। सोनी मैम, सोनी मैडम, गेट रेडी। जो केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें नेशनल इंटीग्रेशन है, तो वो आप बच्चों में कैसे डेवलप करोगे? 1 मिनट फिर से बताइए मैम, जो फिर केवीएस के से पूछ ऑब्जेक्टिव है उनमें एक वर्ड यूज हो रहा है कि नेशनल इंटीग्रेशन। केवीएस का जो ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन, तो उस बच्चों में कैसे डेवलप करोगे आप उस चीज को? मैम नेशनल इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले तो केवीएस ये माहौल ही उपलब्ध कराता है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे जगहों से होते हैं ना, तो हमें बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ाना है। आपस में जैसे बच्चे कहीं कहीं से आ रहे हैं, एक तो पाठ्यक्रम ऐसा है केवी का जो पूरे देश में एक जैसा है, एक जैसा पाठ्यक्रम लागू है, तो नेशनल इंटीग्रेशन तो ऐसे ही बढ़ रहा है। उसके बाद मुझे अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों से उनके बारे में, उनके जगह के बारे में भी बातें करनी है। जैसे उनका कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है तो उस पे हम चर्चा करेंगे, उस पे कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे बच्चों को कि इस पे सारे लोग इस पे कुछ करके आए। तो ऐसे क्या होता है कि हम उनसे उनकी भाषा, उनके शब्द सीखते हैं, वो बच्चे इधर का सीखते हैं। आई थिंक बहुत बढ़िया, रियल में बहुत बढ़िया, गुड। विकास सर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें?
हाँ बिल्कुल मैडम, थोड़ा सा ऐड भी करना चाहेंगे कि जैसे मैडम ने कहा बजट वर्क है, तो हमें क्या है थोड़ी सी डिस्कशन या ग्रुप डिस्कशन का कोशिश कराने की, ताकि अपने कल्चर जी के बारे में सब लोग अपनी बेहतर बातें बता पाए और दूसरे से भी सीख पाए कि वहां पर क्या, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो नृत्य का हो, चाहे फिर विजिटिंग साइट्स हो, है ना। तो ये सब हाँ, चीजें दूसरे से डिस्कस हर कराएं बच्चे कि को कहीं क्या लगेगा होता है। ये कि जी हर बच्चे को लगेगा कि इससे हमको क्या इम्पोर्टेंस लगेगा, दिया जा रहा है। उसे बच्चों से ज्यादा अपनी इंडिया की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ हम ऐसे देश जी में रहते हैं जहाँ पे सारी चीजें हमें उपलब्ध है। जी पूछो पूछो, अपनी रिलेटिव से पूछो, वो देखो मनीषा वेट कर रही है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? मैम भारती को पारुल मैम, किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। पारुल मैम, सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी पूछिए पारुल जी से। कि आपको पारुल मैम जो खाने पहली में पोस्टिंग, फफूंदी लग जाती है, नहीं हम बता रहे, पहली पोस्टिंग अगर हार्ड स्टेशन पे दे दी जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? पारुल जी से मैं पूछ रही हूँ। मैम मेरा बहुत एडजस्टिंग नेचर है, मैं कहीं पे भी कैसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लूंगी, और स्टिल आई एम अनमैरिड, तो मेरे कोई इशू भी नहीं है फैमिली का ऐसा सच भी। और मेरा जो एजुकेशन रहा है वो मेरा ऐसे ही रहा है, मैंने गुड़गांव में पीजी में स्टे करके एजुकेशन किया है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पारुल मैम जो खाने में फफूंदी लग जाते हैं उसके रीजन क्या है? फंगस। हाँ जी भाई, व्हाट इज द रीजन? जो सपोज करो आप ब्रेड रख देते हो बाहर कुछ दिन के लिए, तो उसमें एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उस वो रिएक्ट करता है, और वहां पे धीरे धीरे छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो करना शुरू करते हैं, और विद टाइम वो पूरा फंगस की मतलब फंगस का ये होता है कि वो स्प्रेड होता है, तो धीरे धीरे पूरा डैमेज हो जाता है जो भी आप मटेरियल रखोगे खाने का। अगर आप सपोज करो ऑयली चीजें रख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, एक हम यूज कर, जैसे आप चिप्स का पैकेट लेते हो उसके अंदर हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऑयली चीजें खराब ना हो, बिकॉज एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है ऑयल के साथ और फैट के साथ, तो वो चीजें खराब ना हो इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं उनमें एज ए एंटीऑक्सीडेंट। पारुल मैम एक क्वेश्चन मेरा है कि वैक्सीनेशन क्यों होता है? वैक्सीनेशन इनिशियली जैसे हमारी बॉडी में अगर अगर हमारी बॉडी में कोई न्यू डिजीज आया है, तो हमारी बॉडी को ही नहीं पता उसको फाइट कैसे करना है, तो माइल्ड नो प्रॉब्लम, अपनी लैंग्वेज समझा। जैसे उसकी बॉडी में बताइए बहुत जो लो लेवल माइल्ड उसकी परसेंटेज डालते हैं ताकि उसकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज उसमें बनाना स्टार्ट कर दे, तो कभी भी वो उस डिसीज से इन्फेक्ट होगा तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। बहुत अच्छा। एनीबॉडी एल्स? पूछ रहे थे कुछ? नेक्स्ट मैम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मैम पूजा मैम। आबा धर्मपाल ने। लोग भी टॉक करिए या बीच में कुछ पूछिए। किसने की थी मैम?